हेलो नमस्कार सभी साथियों का स्वागत। आज की अपनी क्लास है वो आपको सभी को पता है रीजनिंग की होने वाली है। और रीजनिंग की क्लास की अगर मैं बात करूं तो अपने जो टॉप क्वेश्चन हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं उन्हीं प्रश्नों का समावेश आज की क्लास में किया गया है। तो आपसे उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास आप लास्ट तक ज़रूर देखें ताकि आपके भविष्य में कोई भी किसी भी प्रकार का एग्ज़ाम हो उसमें इसी क्लास में से अगर एक सवाल भी आ जाए तो आप वो सवाल बिल्कुल सही करोगे। इसी उम्मीद के साथ चलते हैं आज के फर्स्ट सवाल पे बिना समय व्यर्थ किए। पहला सवाल है आपके, निम्न चित्र में कितने त्रिकोण हैं? यानी आपके त्रिकोण की अगर बात करें तो क्या होता है भाई त्रिकोण, यानी तीन कोण, तीन कोणों वाली डायग्राम। तो तीन कोण जिसमें होते हैं उसे अपन क्या बोलते हैं भाई? सभी को पता है तीन कोणों से घिरी हुई आकृति को अपन क्या बोलते हैं? त्रिभुज बोलते हैं। केवल और केवल एक एग्जामिनर ने या अपन बात करें तो इस क्वेश्चन में घुमाया हुआ है कि अपने को पूछा है निम्न में से कितने त्रिकोण है। त्रिकोण किसे बोलते हैं? त्रिभुज को ही त्रिकोण बोलते हैं। तो जो अपने पास में डायग्राम है उसमें अपने को बताना है कि कितने त्रिभुज हैं टोटल। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो अपने को पूछा क्या भाई, यहां लिख रहा हूं, अपने को पूछा है त्रिभुज। अगर सबसे पहले मैं बात करूं तो आपके जो सिंगल संख्या वाले यानी एक अंक वाले आपके जो सारे के सारे त्रिभुज हैं उनको आपको अंकित कर लेना है। तो सबसे पहले एक ये आपके जो त्रिभुज बन रहा है सभी को पता है, वैसे त्रिभुज कहते किसे हैं? तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को अपन क्या कहते हैं भाई? त्रिभुज कहते हैं। एक, दो, तीन, चार और पाँच। यानी अपन बात करें एक अंक वाले यानी सिंगल अंक वाले कितने त्रिभुज बन रहे हैं भाई? पाँच बन रहे हैं। इसके बाद में बात करें कितने की? दो अंक वाले। दो अंक वाले कितने बन रहे हैं? तो अगर मैं बात करूं दो अंक वालों की तो ये देखो, देखें बन रहा है कि नहीं बन रहा है भाई? बिल्कुल बन रहा है। तो इसका मतलब दो अंक वालों की में पहला और दूसरी संख्या को मिलाकर त्रिभुज बन रहा है। उसके बाद में ये देखो, देखें दूसरी और तीसरी संख्या को मिलाकर भी त्रिभुज बन रहा है। तो यहाँ दूसरा त्रिभुज है वो दूसरी और तीसरी संख्या को मिलकर बन गया। और इसके बाद में मैं अगर बात करूँ तो ये देखो, देखें चौथी और पांचवी संख्या को मिलकर भी क्या बन रहा है भाई? त्रिभुज बन रहा है। तो यहाँ मैंने लिख दिया चार और पाँच। इसके बाद में और बन रहा है क्या भाई? बिल्कुल बन रहा है। कौन सा बन रहा है भाई? पहली और पांचवी संख्या को मिलाकर एक त्रिभुज बन रहा है। तो यहाँ लिख दिया एक और यहाँ लिख दिया पाँच। और देखो देखे बन रहे हैं क्या? बिल्कुल नहीं बन रहे हैं। दो अंक वालों अगर त्रिभुज की बात करें तो पहला और दूसरी संख्या को मिलाकर, उसके बाद में दूसरी और तीसरी संख्या को मिलाकर, उसके बाद में चौथी और पांचवी संख्या को मिलाकर, और उसके बाद में पहली और पांचवी संख्या को मिलाकर ये टोटल जो चार त्रिभुज हैं वो दो अंकों से मिलकर बने हैं। इसके बाद में मैं अगर बात करूं तीन अंकों वाले की, कितने अंकों वाले? तीन अंकों वाले कितने त्रिभुज हैं? तो बात करते हैं दो, तीन, चार, यानी दो, तीन और चार। ये आपके जो एक त्रिभुज हैं ये कितने अंकों से मिलकर बना है? तीन अंकों से मिलकर बना है, दो, तीन और चार। तो यहाँ मैं लिखूँ दो, तीन और चार। इसके बाद में मैं अगर बात करूं तो वापस देखो, देखे तीन, चार, पाँच, यानी जो ये आपके त्रिभुज है तीन, चार और पाँच कितने अंकों से मिलके बना भाई? तीन अंकों से मिलके बना है, तीन, चार और पाँच। तो इसी प्रकार से अगर अपन टोटल कितने त्रिभुज हैं उनकी अगर बात करें तो एक अंक वाले कितने हैं भाई? पाँच हैं। दो अंक वाले कितने हैं? चार हैं। और आपके बात करें तीन अंक वाले कितने हैं भाई? दो हैं। ये आपके कितने हो गई? पाँच और चार नौ और दो 11। 11 आप आंसर कर दोगे डी ऑप्शन। लेकिन आपको बता दूं 100% गलत है, बिल्कुल रॉन्ग है आपके डी ऑप्शन आंसर। आप दिमाग में सोच रहे होंगे
कि बिल्कुल ऐसा ही अपने को बताया है। और डी ऑप्शन किस प्रकार से गलत है? डी ऑप्शन इस प्रकार से गलत है, अपन ने 1 2 3 4 5 ये गिन लिए और 2 संख्याओं वाले गिन लिए और 3 संख्याओं वाले गिन लिए, लेकिन जो ये टोटल पूरा का पूरा एक जो त्रिभुज बन रहा है इसका अपन ने अभी तक नहीं गिना है। तो ये +1 करेंगे तो टोटल अगर त्रिभुज की बात करें तो कितने बन रहे हैं भाई? 12 बन रहे हैं। टोटल त्रिभुज कितने बन रहे हैं? 12 बन रहे हैं। और अपना ए ऑप्शन क्या है? राइट आंसर है। तो अपने को ऐसा सवाल अगर अपने एग्जाम में आए तो 1 अंक वाले देख लेना है, 2 अंक वाले, फिर 3 अंक वाले टोटल कर लेना है और उसके बाद में जो टोटल का एक बड़ा त्रिभुज है उसको जोड़ देना है ताकि आपका आंसर है वो सही आए। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल अपने को दे रखा है, ए पहले में बालक, दूसरे में व्यवसाय, तीसरे में विवाह, चौथे में शिशु और पांचवें में शिक्षा। ये जो अपने को दे रखा है उसको अपने को सार्थक क्रम में लिखना है। कौन से क्रम में भाई? सार्थक क्रम में लिखना है। सार्थक क्रम में लिखना है कि सार्थक क्रम इसका क्या होगा। तो सबसे अगर मैं पहले बात करूं, सबसे पहले कौन सी अवस्था आती है? सबसे पहले आपके आती है शिशु। कौन सी अवस्था भाई? शिशु। यानी सबसे पहले आपके कौन सी? शिशु, यानी सबसे पहले बच्चा होता है। उसके बाद में क्या होता है भाई? उसके बाद में बच्चा होने के बाद में कौन सी अवस्था आती है? बालक अवस्था। कौन सी अवस्था भाई? बालक अवस्था। बालक किसमें है भाई? 1 नंबर पे। इसके बाद में अगर बालक अवस्था आने के बाद में अगर मैं बात करूं, बालक अवस्था होने के बाद में वह क्या करता है? बालक होने के बाद में वह करता है शिक्षा ग्रहण। क्या करता है भाई? शिक्षा ग्रहण करता है। तो शिक्षा वाला कौन सा है भाई? 5वां। और वह शिक्षा ग्रहण करने के बाद में क्या करता है? शिक्षा ग्रहण करने के बाद में वह अच्छा खासा क्या करता है? व्यवसाय करता है। अच्छा खासा क्या करता है भाई? व्यवसाय करता है। और व्यवसाय उसका सेटल होने के बाद में वह अपने पैरों पे खड़ा होने के बाद में अंतिम समय पर क्या करता है भाई? विवाह करता है। लेकिन आजकल विवाह पहले करते हैं और व्यवसाय बाद में करते हैं। लेकिन अपने को आजकल का जो ट्रेंड है उस पर ध्यान नहीं देना है। जैसा कि क्वेश्चन में बताया गया है उसी के अनुसार क्वेश्चन को करना है। इसके बाद में अपने को नंबरिंग पूछा है तो सबसे पहले कौन सा नंबर आ रहा है भाई? 4 नंबर। उसके बाद में 1 नंबर, उसके बाद में 5 नंबर, उसके बाद में 2 नंबर और उसके बाद में 3 नंबर। तो अपना कौन सा आंसर सही हो जाएगा? अपना जो सी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। पहला 4, 1, 5, 2 और 3। यानी सबसे पहले शिशु अवस्था, उसके बाद में बालक होता है, उसके बाद में बालक के बाद में बालक को शिक्षा ग्रहण करनी जरूरी है और शिक्षा ग्रहण करने के बाद में वह व्यवसाय करता है और व्यवसाय करने के बाद में अंतिम जो आपके पड़ाव है यानी अंतिम जो आपके श्रेणी है वो किसकी आती है? विवाह की आती है। लेकिन आजकल पहले क्या करते हैं? विवाह करते हैं और उसके बाद में क्या करते हैं? व्यवसाय करते हैं। बिल्कुल उम्मीद करता हूँ सवाल समझ में आया होगा। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल है आपका, कर्ण का एक भाई प्रेम है। यानी जो कर्ण है, कर्ण के भाई का क्या नाम है भाई? कर्ण का जो भाई, बी लिख रहा हूँ, बी से ब्रदर। कर्ण का भाई कौन है भाई? प्रेम है। कर्ण का भाई प्रेम है और एक बहन निशा है। यानी इन दोनों की एक बहन का नाम है, एस लिख रहा हूँ सिस्टर से। बहन का क्या नाम है? निशा नाम है। यानी सवाल में अपने को कह रहा है कर्ण का भाई प्रेम है और एक बहन निशा है। ये प्रेम कर्ण का भाई है और निशा क्या है? कर्ण के बहन है। इसके बाद में कर्ण की पत्नी नाज है। यानी आपके कर्ण की पत्नी का क्या नाम है? वाइफ, डब्लू से लिख रहा हूँ। कर्ण की पत्नी का नाम है नाज। इसके बाद में और पुत्री नक्शा है। यानी इसकी जो पुत्री है किसकी भाई? नाज की। और ये पुत्री नाज की पुत्री है और किसकी? कर्ण की भी पुत्री है। क्योंकि कर्ण और नाज के बीच में किसका संबंध है? पति पत्नी का संबंध है। तो आपके जो नाज की आपके जो पुत्री होगी नक्शा, वही किसकी पुत्री होगी? कर्ण की पुत्री होगी। यानी डॉटर आपके डी से लिख रहा हूँ। अब अपने को पूछा क्या है? नक्शा और निशा के बीच में क्या संबंध होगा? इन दोनों के बीच में अपने को संबंध पूछा है।
सबसे पहले तो ऐसा सवाल अगर आपके आता है रिलेशन वाला तो अपने को अपने आप पे अप्लाई करना है। यानी मान लो आपके करण और प्रेम, आपके अगर बात की जाए तो करण आपके या किसी के मान लो पिता का नाम क्या है, करण है। इसके बाद में पिता का भाई प्रेम है और पिता की बहन क्या है, निशा है। यानी पिता की भाई का नाम प्रेम है और बहन का नाम निशा है। तो पिता यानी आपके पिता की पत्नी यानी माता, और माता का नाम नाज है, और माता की पुत्री यानी नक्शा, मान लो कोई लड़की है, उस माता पिता की लड़की का क्या नाम है, नक्शा है। तो आपके निशा का पूछा है, तो निशा प्रेम के क्या लगती है भाई, प्रेम के लगती है आपके बहिन, और यही निशा करण के भी क्या लगती है, बहिन लगती है। तो अगर बात किया जाए नक्शा और करण के बीच में किसका संबंध है, पिता और पुत्री का संबंध है। अगर बात की जाए पिता और पुत्री का करण और नक्शा के बीच में संबंध है तो करण की बहन निशा है, तो ये निशा के क्या नक्शा के क्या लग जाएगी भाई, बुआ लग जाएगी। क्या लग जाएगी, बुआ लग जाएगी। क्योंकि आप थोड़ा सा दिमाग दौड़ाओ कि जो आपके पिताजी की बहन है वो आपके क्या लगती है, बुआ लगती है। उसी प्रकार से नक्शा और निशा के बीच में संबंध किसका है, बुआ का है। क्योंकि करण आपके करण की निशा क्या है, बहन है, तो उसी प्रकार से नक्शा और निशा के बीच में बुआ का संबंध है। तो कौन सा हो जाएगा भाई आंसर, ये डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्योंकि नक्शा और आपके निशा है आपस में भतीजी और बुआ है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल है आपका, 9 का जिस प्रकार से संबंध 32 से है उसी प्रकार से 72 का संबंध किससे होगा। क्वेश्चन मार्क चिन्ह अपने को दे रखा है, इसकी जगह अपने को आंसर बताना है। तो सबसे पहले तो 9 का संबंध 32 से किस प्रकार है। तो साथियों थोड़ा सा डिफिकल्ट सवाल है, बिल्कुल ये 9 की जा रहा है, इसके भाग में जा रहा है। यानी अगर पहले की अगर बात करें तो 9 का संबंध किस प्रकार से आपके होगा, इसका आपके संबंध इस प्रकार से होगा कि 9 गुणा 32/9। इस 9 से ये 9 कैंसिल हो रहा है, तो कितने आ रहे हैं भाई, 32 आ रहे हैं। यानी आपके 9 का संबंध 32 से इस प्रकार से है। उसी प्रकार से अगर बात करें तो यहाँ आगे क्या संख्या है, 72 लिख रखा है। 32/9, 72 इंटू 32/9, तो कितनी बार जाता है भाई, 9 8 72, यानी 8 बार कट रहा है। तो आपके 8 इंटू 32 कितना आ रहा है भाई, 256। कौन सा आंसर सही हो जाएगा, 256। बी ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो एक बार वापस रिपीट कर रहा हूँ कि आपके 9 का संबंध 32 से किस प्रकार है, अपन ने ये पता करना है। तो सबसे पहले अगर बात करें तो 9 को अपन अगर 32/9 से गुणा करते हैं, तो 9 को 32/9 से अपन गुणा करेंगे तो अपना 9 से 9 क्या हो जाएगा भाई, कैंसिल हो जाएगा, और 32 अपने क्या बच जाएंगे, शेष बच जाएंगे। और पहले अगर बात करें तो 32 यहाँ पर दे रखे हैं। इसी प्रकार से 72 को अगर मैं 32/9 से गुणा करूँ तो 72 कितनी बार, 8 बार कट रहे हैं, और 32 को मैं 8 से गुणा करूँ तो 256 आ रहे हैं। तो इसका मतलब अपना जो बी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। साथियों बिल्कुल आपको पता है वैसे तो कि आपके जो भी सवाल समझ में नहीं आता है तो उसको वीडियो को पॉज करके देख लो। उसके बावजूद भी अगर समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, ताकि जब नेक्स्ट क्लास होती है तब आपका कन्फ्यूजन वाला सवाल सबसे पहले करवा दिया जाता है। इसके साथ ही आपको बता दूं साथियों, प्रैक्टिस मेक देन परफेक्ट। प्रैक्टिस जितनी करोगे उतने ही आपके सवाल आसानी से हल होंगे। तो आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, उसे आप ज्वाइन कर लें, ताकि हर रोज़ टेलीग्राम पर आपके अलग अलग प्रकार से प्रैक्टिस सेट भेजे जाते हैं। उनका जितना हो सके आप प्रैक्टिस करोगे, ताकि आप एग्ज़ाम में एक भी सवाल गलत नहीं करो और अपना जो एग्ज़ाम में मैथ्स और रीजनिंग से संबंधित स्कोर है वो 100% कर सको। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है अपना, मिठाई, आइसक्रीम, चॉकलेट,
और कोको कोला, यानी अपने को इनमें से पूछा है भिन्न कौन है, यानी अलग कौन है। सबसे पहले मैं बात करूं किसकी, मिठाई की। मिठाई को क्या करते हैं भाई अपन, खाने योग्य पदार्थ है। मिठाई क्या है भाई, खाने योग्य, सभी को पता है। मिठाई को अपन क्या करते हैं, खाते हैं। इसके बाद में बात करते हैं आइसक्रीम की। आइसक्रीम की बात करें तो आइसक्रीम को भी क्या करते हैं भाई, खाते हैं, यानी आइसक्रीम भी क्या है, खाने योग्य है। काफ़ी सारों के दिमाग में ये चल रहा होगा कि सर आप आइसक्रीम खाते हो लेकिन हम तो आइसक्रीम को चूसते हैं। यही माना जाता है कि आइसक्रीम होती है वो खाने योग्य आपके पदार्थ होती है। इसके बाद में बात की जाए चॉकलेट की। किसकी बात की जाए भाई, चॉकलेट की। चॉकलेट भी एक प्रकार से कौन सा पदार्थ है, खाने योग्य। कौन सा है भाई, चॉकलेट को भी अपन खाते हैं। और यही दिमाग में सेम आता होगा कि इन दोनों को क्या करते हैं भाई, चूसते हैं। क्या करते हैं, मुंह में चूसते हैं। लेकिन इन दोनों को अगर सामान्य रूप से बोला जाए तो चॉकलेट और आइसक्रीम दोनों ही अपन खाने के यूज में करते हैं। इसके बाद में डी ऑप्शन आंखें बंद करके लगा दो, क्योंकि तीनों अगर अपने आंसर नहीं होगा तो लास्ट वाला अपना आंसर हो जाएगा। कोको कोला की अगर बात करें तो कोको कोला को आप खाते हो क्या रे, बिल्कुल नहीं खाते हैं। ये एक प्रकार से क्या है भाई, पेय पदार्थ है। यानी कोको कोला को अपन क्या करते हैं, पीते हैं। कोल्ड ड्रिंक, क्या भाई, कोल्ड ड्रिंक को अपन क्या करते हैं, अपन पीते हैं। तो कोको कोला इन तीनों से अलग है। तो इसी प्रकार से अपना कौन सा आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन अपना सही हो जाएगा कि मिठाई है, खाने योग्य है, आइसक्रीम है, खाने योग्य है, चॉकलेट हैं वो भी खाने योग्य हैं। लेकिन जो आपके कोको कोला है वो एक प्रकार से पेय पदार्थ है। तो अपना जो कोको कोला वाला ऑप्शन है, डी ऑप्शन, वही अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपसे छोटी सी कि इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि मैथ्स और रीजनिंग से संबंधित जो भी क्लास इस चैनल पे ली जाती है उसका नोटिफिकेशन आपके पास में सबसे पहले पहुंचे। और इसी के साथ में इस वीडियो को जितना हो सके उतना अपने साथियों के साथ शेयर जरूर करें। इसी प्रकार से हमारा मोटिवेशन बनता रहे और आपको बेहतर से बेहतर ट्रिक और बेहतर से बेहतर सवाल हर रोज़ हल करवाते रहें। जल्द ही मिलते हैं अगली क्लास में।